हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आपको पता है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया क्लास 12 का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। और इसके अलावे एक्चुअली हम पूरा बुक करवा चुके हैं दो बारी। एक बारी हैंड रिटन नोट्स में सेम प्लेलिस्ट होगा हैंड रिटन नोट्स, उस पर तो मैंने एक एक लाइन करवाया है, मतलब एक एक लाइन, मतलब उसके बाद तो इवन बुक की भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर लास्ट समय में आप बुक को नहीं देख सकते तो मतलब ऐसा कुछ छूटेगा नहीं, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। तो इसमें हम कौन कौन चैप्टर कर चुके हैं? क्रैश कोर्स में स्ट्रक्चरल चेंज हम कर चुके हैं, कल्चरल चेंज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 4 टॉपिक बचा हुआ है: संस्कृताइजेशन, उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन। ये चारों हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर, 5th डिस्कस। आपको एक काम करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करना, आप अपने दोस्तों को बताना कि बताना है, ताकि रिवीजन के समय में प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? सेकेंड चैप्टर में जो 4 कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, पहले देखो, इसको करने से पहले संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इसको करने से पहले हम कुछ बातें करते हैं। कैसे? ब्रिटिशर्स यानी कॉलोनिज्म, यानी ब्रिटिशर्स जो आई थी उसके कारण देखो, ब्रिटिशर्स ने कोशिश क्या किया था, मैंने ये कल भी बताया था कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इसीलिए 1835 के आसपास आपको पता है मैकुले माइन्यूट आया था। मैकुले माइन्यूट को एक्चुअली एक्सेप्ट कर लिया गया था उस समय के गवर्नर जनरल के द्वारा। उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक। और ये भी आपको याद होना चाहिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के थ्रू बने थे? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के थ्रू बने थे। तो इस एक्ट में एक्चुअली उसने क्या किया कि इंग्लिश को प्रमोट करना शुरू किया। इंग्लिश को प्रमोट करने का मेन उनका फोकस था कि हम इंडिया के मिडिल क्लास को एजुकेट करते हैं, जिसके बाद हम उसे एज ए क्लर्क अपॉइंट कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स का इंटेंडेड क्या कोशिश था? ब्रिटिश चाह चाह क्या रहा था? ब्रिटिश चाह रहा था इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते, जिसके बाद हम इंडियन को क्लर्क रख सके। लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हुआ, मतलब इसका एक अनइंटेंडेड इम्पैक्ट भी पड़ा। इंटेंडेड कुछ और था, कोशिश था, लेकिन इसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ा जो ब्रिटिश ने ऐसा सोचा नहीं था। दे रीड द थिंकर्स ऑफ वेस्ट, क्योंकि इंडिया के लोग इंग्लिश सीख के चुप थोड़ी रहने वाले थे। उसने वेस्टर्न इनलाइटनमेंट की बुक पढ़ ली, फिलोसफर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ऐसे लोग जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, ऐसा डेमोक्रेसी जिसमें सबको राइट हो। क्लियर? तो ऐसी किताब जब लोगों ने पढ़ी, क्योंकि इंग्लिश तो उनको आ गया, तो जैसे ही पढ़ी तो उनको दिमाग आया कि यार हम क्यों नहीं, ये लोग सपने में सोचने लगे कि हम एक लिबरल और प्रोग्रेसिव इंडिया बनाते हैं। ठीक है ना? बनाते हैं कैसे? क्योंकि ये सब राइट जो ब्रिटिशर्स अपने यहाँ देता है, वो राइट अगर इंडिया में मिल जाए तो इंडिया भी प्रोग्रेसिव बन जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं कर रहा था। ब्रिटिशर्स हमें इंग्लिश तो सिखा रहा था, लेकिन जो राइट ब्रिटिशर्स अपने यहाँ दे रहा था वो नहीं दे रहा था ब्रिटिशर्स। तो हमें लगा एट ह्यूमिलिएटेड बाय कॉलोनियल, ब्रिटिश रूल जो थे यहाँ के लोगों को ह्यूमिलिएट करते थे, यहाँ के लोगों को थोड़ा सब ऑर्डिनेट समझते थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो इंडियन लोगों को लगा कि यार हम सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न लिटरेचर पे फोकस नहीं रख सकते, हमें वेस्टर्न लिटरेचर या वेस्टर्न जो एनलाइटनमेंट फिलॉसफी की किताबें उनको तो ध्यान में रखना ही रखना है। हमें अपने ट्रेडिशनल लर्निंग में जो हमारे ट्रेडिशनल वेदा है, इन सब से अच्छी चीज़, मतलब उनमें सारी अच्छी चीज़ें थी, इनमें से कुछ चीज़ें को जो रेलेवेंट हो आज के कल के युग में, उसको लाना है और उसको अच्छे से इंटरप्रेट करके दुनिया को बताना है। यानी यहाँ पे हमारे मॉडर्नाइजेशन, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट था बाकियों से। पता है क्यों? क्योंकि हमारे मॉडर्नाइजेशन में हमने अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को भी नहीं छोड़ा, हमने अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को भी लाया और बाहर के ब्रिटिशर्स के मॉडर्न चीज़ों को लाया और उन दोनों को एक्युमुलेट किया, तो एक नया ही चीज़ निकला जो कि काफ़ी बेहतरीन था। समझ में आया? ये सब था। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मॉडर्निटी,
क्लियर, व्हाट इज मॉडर्निटी? तो मॉडर्निटी का एक काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, ये आपको अपने बुक में नहीं मिलेगा, मैंने अलग से लिखा है। ये था मॉडर्निटी का मतलब है थिंकिंग न्यू और थिंकिंग डिफरेंट, या आप कुछ नया सोचते हो या डिफरेंट सोचते हो, और आप जो ट्रेडिशनली जो चीज़ चल रहा है, जैसे सती सिस्टम चल रहा है, चाइल्ड मैरिज चल रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, उसको अपोज करते हो, अपोज पीछे धकेलते हो। और अब कभी भी आप ऐसा नहीं बोल सकते यार मैं तो मॉडर्न हो चुका, नहीं। मॉडर्निटी एक कंपैरेटिव प्रोसेस है, हमेशा आप पिछले के समय से मॉडर्न होते जाते हो, पीछे समय से मॉडर्न होते जाते, पीछे समय से मॉडर्न होते जाते हो, समझ में? एक कंपैरेटिव प्रोसेस है। ये तीनों लाइन लिखना ना मजा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, बट मॉडर्निटी स्पेल्ड नॉट मेयरली, देखो मॉडर्निटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एक नया आइडिया लाते हो, जबकि देखो मैंने बताया था ना, अभी मैंने बताया कि इंडिया में हम सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स वाला नया आइडिया को उठा के ले आते, सिंपल नहीं, हम सिर्फ ये नहीं सोच रहे थे, हम सोच रहे थे यार हमारे जो ट्रेडिशन में जो वेदा, जो शास्त्र, जो ब्राह्मणा, ये सारी किताबें हैं, उन सबको री इंटरप्रिटेशन करते हैं हम अपने ट्रेडिशनल बुक को, क्लियर है ना? और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा बात लिखा हो कि कल्चर और ट्रेडिशन लिविंग एंटिटी है। लिविंग एंटिटी का मतलब है क्या? ये कभी मरता नहीं है। एक होता है नॉन लिविंग, लिविंग एंटिटी, पता है ना? तो लिविंग एंटिटी है, पीपल हमेशा सीखते हैं कल्चर, जैसे मान लो कल्चर आपने सीखा, ट्रेडिशन आपने कुछ सीखा, और जैसे साड़ी पहनने का स्टाइल भी एक ट्रेडिशन है। जैसे बहुत सारी आज से अगर 1000 साल पहले की बात करें, तो 1000 नहीं, 1000 छोड़ो, 200 साल या 300 साल पहले की बात करें, तो ब्लाउज का कॉन्सेप्ट नहीं था, पेटीकोट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्लियर? मतलब साड़ी को ही उस स्टाइल से पहना जाता था कि पेटीकोट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्लियर? क्योंकि जो ब्लाउज वगैरह ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो हमने देखा क्या किया कि हम क्या बता रहे हैं, ट्रेडिशन और कल्चर क्या है, एक लिविंग एंटिटी है। पीपल, जैसे आपने कल्चर सीखा, कल्चर का मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस भी हो सकता है, कल्चर का मतलब आपका फूड स्टाइल भी हो सकता है। आप अब पुराने जनरेशन से सीख रहे हो, आगे बता रहे हो, लेकिन थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई भी करते रहो, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने अपने बुजुर्गों से सीखा कि यार मैरिज चलो इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपने क्या किया, ध्यान देना, आपने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि मैरिज एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कि करना ही करना है। तो बुजुर्ग से सीखा तो उसमें मंत्रा था, लेकिन आपने उसमें कल्चर तो आप अपना रहे हो, शादी तो आप करोगे, लेकिन आपने उसमें डीजे मिला दिया, मिक्सअप कर दिया, समझ रहे हो ना? कि आपने पुराना मंत्र को तो ऐड ही कर दिया, डीजे को मिक्स कर दिया, समझ में आया ना? कुछ मॉडिफाई कर रहे हो आप, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ है कि देखो यार, साड़ी या जैन सेम जो बोला जाता है, सेम भी एक टाइप का साड़ी बोला जाता है, सरोंग भी, ये सारे इंडिया में पहने जाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली जो साड़ी पहना जाता था, देखो यहाँ पे ये वुमेन जो पहनी है, अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लोथ होता था, जो अलग अलग एरिया की वुमेन अलग अलग तरीके से पहनती है। लेकिन अब जो नया इसमें एड ऑन, ये एक ट्रेडिशन था, क्लियर? तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ, मिडिल क्लास वुमेन अब कॉम्बिनेशन करके पहन रही है, जो वेस्टर्न पेटीकोट और ब्लाउज को ऐड कर दी है हमारे ट्रेडिशनल साड़ी से, समझ में आना? कि साड़ी तो अभी भी पहन रही है, लेकिन वो मॉडिफाई कर दी है पेटीकोट प्लस ब्लाउज के साथ अटैच करके, ठीक है ना? अब देखो, एक नया टॉपिक है कि मॉडर्निटी, एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, आपसे पूछा जा सकता है जहाँ पे मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का मिक्सचर है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, शादी में देखो, शादी में जो ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा था, मंत्र तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर? मंत्र जो चला रहा है पुराने जमाने से, अभी भी चलेगा। लेकिन हमारा जो मॉडर्न क्या हो गया, मॉडर्न थोड़ा दिखावा हो गया, दिखावा क्या, हमारा फूड स्टाइल, क्लोथिंग, मॉडर्निटी, ये सब थोड़ा मॉडर्न है कि अब ये दिखावा हो गया, डीजे, ये सब हम थोड़ा दिखावा करते हैं, ठीक है ना? लेकिन मंत्र जरूरी है। मतलब मंत्र हमारा ट्रेडिशनल चीज था, मॉडर्निटी में हमने क्या किया, नया फूड स्टाइल, नया और क्लोथ, ये सब हमने थोड़ा कर लिया दिखावा।
और जो 4 टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सेकुलराइजेशन, इन सबको डिस्कस करते हैं। जो ये चारों कॉन्सेप्ट है एक्चुअली दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने, और एक्चुअली जो लास्ट उन्होंने थ्योरी दी थी सेकुलराइजेशन, ध्यान देना वो थ्योरी, ये चारों थ्योरी उन्हीं के द्वारा दिया गया है और वो अपडेट कर रहे हैं अपनी थ्योरी के। जब संस्कृताइजेशन दिए तो उसमें कुछ कमी लगी, दूसरी बार उसने जब थ्योरी दी तो वेस्टर्नाइजेशन दे दी, उसके बाद थ्योरी दी मॉडर्नाइजेशन, उसके बाद सेकुलर, मरने से ऑलमोस्ट 1 साल पहले उन्होंने सेकुलराइजेशन की थ्योरी दी। हो सकता है वो जिंदा रहते तो एक और थ्योरी मिल जाती, 1-2 और मिल जाती, समझ में, इसमें भी बदलाव कर देते। ये सारी थ्योरी एमएनएस ने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने। इनका नाम था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट थे और सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि यार इनकी मेथोडोलॉजी जो थी ये थी फील्ड व्यू। देखो, एक होता है बुक व्यू खासकर जीएस गुरे थे, जिनको मन था कि यार किताब को, पुराने लिटरेचर को पढ़ के हम अपना सोसाइटी को लिख देते हैं, लेकिन इनका मतलब मन था नहीं यार, जब तक हम समाज में जाएंगे नहीं, समाज के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं, तब तक हमें समाज के बारे में कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इनका जो मेथोडोलॉजी था पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आपके ग्रुप के साथ पार्टिसिपेट हो जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, फिर आप ही को ऑब्जर्व करूंगा। देखो कितना खतरनाक है, आप ही के साथ पार्टिसिपेट करूंगा, फिर आप ही को ऑब्जर्व करूंगा। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है। जैसे 1-2 स्टडी बताती है कि एक सोशियोलॉजिस्ट गए थे जेल में, जो लोग कोई जुर्म करता है उसका जेल में जाते हैं तो उसको ऑब्जर्व करने, तो ये सोशियोलॉजिस्ट इतना घुल मिल गए उसके साथ कि बाद में उसने ऑब्जर्व करना ही छोड़ दिया। समझे ना, आप जिस ग्रुप में जाओगे उसी की तरह घुल मिल जाएगा, उनकी बातें आपको सही लगने लगेगी कि क्यों उसने क्राइम किया, ये बात, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप ऑब्जर्व करना ही छोड़ दोगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, इन्होंने जो थ्योरी की कास्ट पे वर्क किया, इन्होंने कास्ट पे, कास्ट सिस्टम पे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया भी है, मैं बताऊंगा, ठीक है। इनका जो व्यू था ये मैंने अलग से लिखा है, फील्ड व्यू, क्योंकि देखो इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना एमसीक्यू पे, तो हमें एमसीक्यू भी करवाना है। हर चैप्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू करवाऊंगा। अब पहले हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इनका था मेन फील्ड व्यू। फील्ड व्यू का मतलब क्या था कि भाई मैं जा रहा हूँ फील्ड में, वहाँ पे बैठ के देखूंगा। इनका एक इम्पॉर्टेंट स्टडी था द रिमेम्बर्ड विलेज, रामपुरा में इन्होंने स्टडी की, क्लियर, इस फील्ड में। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि एमएनएस की कौन सी जो स्टडी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो द रिमेम्बर्ड विलेज, मतलब विलेज का नाम तो रामपुरा था लेकिन इन्होंने किताब का मतलब स्टडी का नाम लिखा, क्लियर। और 11 मंथ तक रहे थे वहाँ पे, क्लियर। और 1948 में 11 मंथ तक रहे, लेकिन उसके बाद उसमें बार बार जाते रहे 1964 तक, कभी न कभी। चलिए अब जो उनकी थ्योरी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला थ्योरी है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन थ्योरी क्या बताता है? संस्कृताइजेशन बताता है कि संस्कृताइजेशन को बोलते हैं एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब कैसे एक लोअर कास्ट या लोअर ट्राइब, क्लियर, अपर कास्ट या अपर ट्राइब के चीजों को फॉलो करता है, यानी ये नीचे वाले लोग इनको फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं, किन की चीजों को फॉलो करते हैं? कस्टम को फॉलो करता है, रिचुअल को, बिलीफ को, आइडियोलॉजी को, स्टाइल ऑफ लाइफ को, इन सब को फॉलो करते हैं। और किनके चीजों को फॉलो करते हैं? एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है, ऐसे कास्ट, अपर कास्ट में भी ऐसे कास्ट जो द्विजा कास्ट है। द्विजा का मतलब पता है क्या होता है? जो ट्वाइस बर्न होते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं। 2 बार जन्म मतलब कोई कैसे ले सकता है? जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ब्राह्मण का एग्जाम्पल लेता हूँ। ब्राह्मण में क्या होता है कि एक बार तो जन्म होता है, उसको हम फिजिकल बर्थ बोलते हैं, फिजिकल बर्थ। सेकेंड बार होता है जब जनेऊ होता है, जनेऊ बोलते हैं, जब सैक्रेड थ्रेड नहीं पहना जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बर्थ। मैं इसका आपको लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। लाइव एग्जाम्पल कैसे? बहुत लोग अपने किसी पर्टिकुलर फंक्शन में, मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह होती है, उसमें ब्राह्मण को भोज खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं,
ताकि उनको लगता है कि डायरेक्ट गॉड के पेट में गया खाना। क्लियर। लेकिन 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 वो इंसान किसको खाना नहीं खिलाता है, किस ब्राह्मण को खाना नहीं खिलाता है? जिसका अभी तक जनेऊ नहीं हुआ है, यानी जिसका अभी तक 2 बार जन्म नहीं हुआ ना, उसको खाना नहीं खिलाता है। समझ में आना? इट इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द लैंग्वेज ऑब्वियसली। तो आप बोलोगे संस्कृताइजेशन में पता कैसे चला? क्योंकि उन्होंने तो 11 महीने ही बस रही थी। उन्होंने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, जो अपर कास्ट के जो लोग होते हैं उनके लैंग्वेज को, लिटरेचर को, आइडियोलॉजी को, म्यूजिक को, डांस को, ड्रामा को, स्टाइल ऑफ लाइफ सबको फॉलो करने लगते हैं। रिचुअल, जैसे ब्राह्मण कास्ट जो था वो सुबह सुबह नहाते हैं, वेजिटेरियन हो जाते तो ये लोग भी करने, वाइट क्लोथ पहनते हैं तो ये भी करने लगते हैं, ये इनके लैंग्वेज को कॉपी करने लगते हैं, लिटरेचर जो पढ़ते हैं वो उनको कॉपी करने लगते हैं। और ये देखो, ये आपको ये लगे कि यार ये बिल्कुल बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। भाई अभी भी आप खुद सोचो, आप किसको कॉपी करते हो? आप आप अपने एरिया के गवार को कॉपी नहीं करते हो, आप कॉपी करते हो आप जिनकी तरफ बनना चाहते हो उनको कॉपी करते हो। ठीक है ना? तो उनका भी गलत नहीं था, ये अलग बात है। उनका जो लोग कॉपी करते हैं उनका माइंड बहुत नैरो था उस समय, तो इसीलिए किसी पर्टिकुलर चीज को, स्टाइल को देखे। अब लेकिन हम अभी भी आप में से जो बिजनेसमैन बनना चाहता होगा, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ता होगा, तो इसमें गलत नहीं है। ठीक है ना? ये अलग बात है, उन समय उनका थोड़ा नैरो माइंडसेट था इसलिए किए होंगे। चलिए अब देखो, ये बताया जाता है कि ये प्राइमरली जो था वो हिंदू स्पेयर में ज़्यादा होता था, लेकिन अदर सेक्ट में भी होता था। अब इसके बाद भी ऐसा नहीं, देखो भले ही क्रैश कोर्स टाइप का मैंने बोला है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद भी आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ऑपरेट डिफरेंटली, ऑब्वियसली अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में ऑपरेट करता था अलग अलग तरीके से। अब देखो कुछ और चीज़ें यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। एरिया, ध्यान देना, हाँ, एरिया वेर हाईली संस्कृताइज कास्ट आर डोमिनेंट कल्चर ऑफ इंटायर रिलीजन एंड सिंपल मैं करता हूँ। संस्कृताइजेशन मतलब लोग बदलते हैं, अपर की तरह काम करते हैं, अपर की तरह चाहते हैं कि अपने आप को चेंज करना। लेकिन किसी सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी में मान लेता हूँ जहाँ पे अपर कास्ट नहीं, लोअर कास्ट ही डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है लोअर कास्ट के पास बहुत सारा पॉपुलेशन है, लोअर कास्ट के पास बहुत सारा पैसा है, लोअर कास्ट के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन है। तो यहाँ पे लोअर कास्ट अपर कास्ट को क्यों कॉपी करेगा? लेकिन ऐसा एरिया जहाँ पे अपर कास्ट के पास ये सब कुछ है, तो लोअर कास्ट अपने आप अपर कास्ट को कॉपी करेगा। समझ में आया? संस्कृताइज्ड कास्ट का मतलब जिनके पास ये सब कुछ है, जिनको लोग कॉपी करते हैं। ठीक है ना? यानी संस्कृताइज कास्ट हम किसको बोलते हैं? अपर कास्ट को बोलते हैं, जिसको द्विजा बर्थ हुआ है। लेकिन एक और एग्जांपल बताते हैं जहाँ पे नॉन संस्कृति कास्ट डोमिनेंट है, यानी लोअर कास्ट डोमिनेंट है। मतलब अपर को संस्कृति कास्ट बोलते हैं, लोअर को डोमिनेंट नॉन संस्कृति कास्ट। तो जहाँ पे ये लोग डोमिनेंट है, यानी इनका पॉपुलेशन सही है, इनका पैसा है, एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, तो इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है, ये लोग नीचे वाले को कॉपी करने लगते हैं। इसको बोलते हैं डीसंस्कृताइजेशन। ठीक है ना? डीसंस्कृताइजेशन। तो ये बोलते हैं कि ये इन्होंने खुद बोला था कि ये डिफरेंट पार्ट में डिफरेंटली काम करता है। तो इन्होंने बोला कि हाँ यार, रीजनल वेरिएशन में पंजाब में ऐसा संस्कृताइजेशन हमें देखने को नहीं मिला। देखो अब क्वेश्चन उठता है कि डोमिनेंट कास्ट का डेफिनेशन क्या होगा? तो डोमिनेंट कास्ट का कुछ डेफिनेशन है, आराम से याद कर लो और एग्जाम में टेप दो, ये आएगा ही आएगा। साइजेबल न्यूमेरिकल प्रेजेंस, पॉपुलेशन बहुत है, लैंड का ऑनरशिप है, पॉलिटिकल पावर है, वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सेस है, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब है, लोकल क्लास हायरार्की में प्लेस देखते हैं। ठीक है ना? उसके बाद अब क्वेश्चन उठता है कि संस्कृताइजेशन लोग क्यों करते हैं? संस्कृताइजेशन इसलिए करते हैं ताकि अपना पोजीशन को इम्प्रूव कर सके लोकल। भाई नीचे वाले को कोई मान लो एग्जांपल है, नीचे वाले का कोई पूछने वाला नहीं है, कॉपी कर ले गए, अपर की तरफ बन जाएगा, तब तो इनकी पूछोगे ना। ये क्यों देख रहे थे? ये देख रहे थे कि बाहर से जो भी आदमी आता है वो अपर की तरफ जाने लगता है, तो हम भी क्यों नहीं अपर की तरफ बन जाए, तो हमें वो लोग पूछेंगे। मतलब सिंपल यार, अपने पोजीशन को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना? क्या कहाँ जाना है? एजुकेशन, इकोनॉमिक और हायर पोजीशन पे जाना है। ठीक है ना?
हायर ग्रुप सेल्फ कॉन्शियसनेस रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन। और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल देखिए, हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या करती है, हमारी हायर ग्रुप सेल्फ कॉन्शियसनेस रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट सच एज पिलग्रिम। सिंपल समझो ना, एक तो हम चलेंगे कांटेक्ट में रहेंगे, और जो लोअर वाले थे, लोअर वाले, उनको लगता है कि यार अपर वाले, पता है क्या है, अपर वाले डायरेक्ट भगवान के कांटेक्ट में है, क्योंकि ये लोग अपर वाले को देखते हैं कि यार मंदिर से कुछ ज़्यादा लगाव, टेम्पल से कुछ ज़्यादा लगाव, मोनास्ट्री से ज़्यादा लगाव, राजा भी इन्हीं को पूछ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा जरूर है इनके पास। इसीलिए तो लोअर कास्ट सोचते थे कि हम भी इसके कांटेक्ट में चले जाएंगे, अपर की तरह बिहेव करने लगे तो हम भी इनके कांटेक्ट में आ जाएंगे, हम भी इनके कांटेक्ट में आएंगे तो हमारी भी पूछ होगी। ग्रेट ट्रेडिशन इसी की बात करते हैं, ठीक है ना। ग्रेट ट्रेडिशन देखो दो टाइप का होता है, एक लिटिल ट्रेडिशन और एक होता है ग्रेट ट्रेडिशन। ये आप अभी नहीं भी समझोगे तो सिंपल समझो ना, ग्रेट ट्रेडिशन कोई ऐसा चीज होता है जिसको लोग फॉलो करना चाहते हैं, क्लियर, मतलब स्प्रेड कर सकते हैं ताकि सब कुछ फॉलो कर सके, ठीक है। और एक और चीज, ग्रेट ट्रेडिशन भी ग्रेट ट्रेडिशन क्या कर सकता है, छोटे छोटे एरिया तक पहुंच जा सकता है। और लिटिल ट्रेडिशन का मतलब एक छोटा सा ट्रेडिशन था एक छोटे से एरिया में, मे बी ये इतना वर्ल्ड फेमस हो जाए कभी ना कभी कि ये भी ग्रेट ट्रेडिशन बन सकता है, हो सकता है आराम से। अब देखो, लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया में बहुत आसान था, इंडिया में बहुत आसान था ये सब संस्कृताइजेशन करना? नहीं, इतना आसान नहीं था। पनिशमेंट मिलता था, आपको सोशल वाइकेट कर देते, बिल्कुल भगा देते, बहिष्कार। कुमुद पवारे बोलते हैं कि यार वो संस्कृत टीचर थे, वो उनको संस्कृत टीचर बनने में क्या क्या सामना करना पड़ा वो बोलते सोच भी नहीं सकते। और ये अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं एक्चुअली कि जब, ध्यान देना, ऑटो बायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं बचपन में थी, ये एक्चुअली वुमेन है, जब मैं बचपन की, मतलब जब मैं बच्ची थी तो मुझे बार बार बताया जाता था, एक दलित थी, ये बार बार बताया जाता था कि तुम नीचे हो, तुम छोटे हो, ऐसे वैसे, वुमेन हो तो और नीचे हो, ऐसे लोअर कास्ट हो तो और नीचे हो। तो ये बोलता था, मुझे किसी भी विश्वास नहीं था। तो मैं एक बारी ट्रेडिशन को देख, मैं एक बारी चाहती थी कि सच में वेदा वगैरह को पढूं कि क्या उसमें सच में ऐसा लिखा है, इसलिए मैंने संस्कृत पढ़ा, संस्कृत का टीचर बनी। ऑटोबायोग्राफी में लिखी, क्या सच में लिखा है ऐसा कुछ कि लोअर कास्ट वुमेन के साथ प्रॉब्लम, ये सब सही है, ऐसा कहीं लिखा है? तो फिर उन्होंने बताया, और ज़्यादा ये नहीं लिखा है कि क्या सच में लिखा है या नहीं, इन्होंने क्या, इनका व्यू नहीं लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज लिखा है कि व्हाट कम्स बाय बर्थ बट कांट बी कास्ट ऑफ बाय डाइंग, दैट इज कास्ट। मतलब जन्म के साथ तो हमें मिल जाता है कास्ट, लेकिन मरने के बाद भी कास्ट मिटता नहीं है। समझ में आना? अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेफरेंस मॉडल। ये जितने टॉपिक है ना इसमें से आ सकते हैं आपको। रेफरेंस मॉडल है कि संस्कृताइजेशन सजेस्ट अ प्रोसेस वेयर पीपल इम्प्रूव अपना स्टेटस को बताते हैं, ताकि वो कैसे जो हायर कास्ट या हाई प्लेस्ड ग्रुप होते हैं उनके कल्चर और कस्टम को कॉपी कर सके। रेफरेंस ग्रुप का मॉडल का क्या मतलब है, अगर आप कोई मान लो बनना चाहते हो आप क्रिकेटर, तो आपके रेफरेंस ग्रुप वही इंडियन क्रिकेट टीम होगी, ठीक है ना। आप डांसर बनना चाहते हो तो वही आपको कुछ लोग होंगे आपके नज़र में, अगर आप आईएएस बन चाहते हो तो वही आपके कुछ ग्रुप होंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस मॉडल में कौन होंगे, जो फाइनेंशियल वेटर के अलावे आप क्या बनना चाहते हो उस ग्रुप का मेंबर है। इन बोथ द एस्पायरेशन और डिजायर टू बी लाइक द हायर प्लेस ऑफ ग्रुप अकर्स ओनली व्हेन पीपल बिकम वेल्थियर, ठीक है ना। समझ में है ना? हाँ, ठीक है। और ठीक है, क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, फिर कंक्लूजन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम वेस्टर्नाइजेशन डिस्कस करते हैं। काफ़ी देखो, इसमें ऐसा नहीं कि आपको पूरा लिखना है, लेकिन काफ़ी 3-4 टॉपिक मैंने डोमिनेंट कास्ट वाला लिख दिया, रेफरेंस मॉडल वाला लिख दिया, संस्कृताइजेशन का क्रिटिसिज्म पूछ सकता है, संस्कृताइजेशन का पॉजिटिव नेगेटिव, तो संस्कृताइजेशन पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम क्रिटिसिज्म डिस्कस करते हैं। सिर्फ क्रिटिसिज्म किसका है? संस्कृताइजेशन का, कि संस्कृताइजेशन को कुछ लोग खराब क्यों बोलते हैं। देखो, सबसे पहले ये संस्कृताइजेशन बेगार में एग्जैजरेट कर रहा है सोशल मोबिलिटी को,
कि ऐसा बोला है कि लोअर कास्ट आराम से मूव कर देंगे सोशल ऑर्डर में, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो ठीक ठाक पढ़ लेते हैं और जिनके पास एजुकेशन वगैरह आ जाता है, जॉब वॉब हो जाता है, जैसे कोई कोई दलित आईएएस ऑफिसर बन गया, तो ऑब्वियसली उनका अपने आप पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ओनली पोजिशनल चेंज होता है कुछ इंडिविजुअल का, इनइक्वालिटी तो रहती ही है और अभी भी है, क्लियर। और देखो, अगर ये सब हो रहा है, इसका मतलब संस्कृताइजेशन के हिसाब से लोअर अपर को कॉपी कर रहा है, इसका मतलब जो संस्कृताइजेशन है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि लोअर कास्ट इंफीरियर है, अपर कास्ट सुपीरियर है, तभी तो कॉपी कर रहे हैं ना भाई, ठीक है। और संस्कृताइजेशन इस मॉडल को भी जस्टिफाई करता है जो बताता है कि इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के बारे में, जो इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन के बारे में बताता है कि कुछ लोगों को दूर रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया, तभी तो कॉपी करने का कोशिश करते हैं, क्लियर। इट अपियर्स टू सजेस्ट दैट बिलीव ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का कॉन्सेप्ट सही है, और ये बताता है, ये थ्योरी तो ये भी बताता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो जस्टिफिएबल है। कुछ लोग जो मेहनत कर लेते हैं ऊपर आ जाते हैं, जो नहीं मेहनत करते वो नीचे ही रह जाते हैं, समझ में आना। और कुछ और पॉइंट है उसी के, इट शोज दैट हाउ सच डिस्क्रिमिनेटरी आइडिया बिकम ए वे ऑफ लाइफ, मतलब इसके अलावा ये बताता है, मतलब इसी का पॉइंट है, 4-5 में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये थ्योरी क्या बताता है कि डोमिनेंट डिस्क्रिमिनेटरी जो आइडिया है कि लोअर अपर को कॉपी कर रहे हैं, इतना मतलब ये वे ऑफ लाइफ बन गया है, लोग इसको मान रहे हैं, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। उससे अच्छा तो ये होना चाहिए ना, इक्वल सोसाइटी की लोग बात करते हैं जहाँ पे एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ हटा दिया जाता, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, in other words, they aspire to be a position from where they can in turn look down on other people. This reflection essentially under obviously ये थ्योरी बताते कि यार एक बारी हम ऊपर चले जाए ना तो फिर नीचे वाले को हम थोड़ा सा उल्टा बोल सकते हैं, तो ये तो काफ़ी अनडेमोक्रेटिक चीज़ है। पॉजिटिव क्या चीज़ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, कि नीचे वाले अगर ऊपर की तरह बिहेव करने लगेंगे तो इनका भी तो स्टेटस ऊपर हो गया, इनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने की चाहिए, और ये ऊपर जाएंगे, अपर तो वहीं पे है, तो इन दोनों के बीच का गैप भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन निगेटिव ऐसा क्या बोलते हैं कि लोअर ने क्या किया, अपर को कॉपी करते करते अपर की जो खराब चीजें थी उसको भी कॉपी कर ली। क्या खराब चीजें थी? जो लोअर कास्ट में डाउरी सिस्टम वगैरह नहीं होता, पैसा ही नहीं है भाई, लोअर कास्ट में कहाँ से डाउरी सिस्टम होता, चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो और इवन इवन क्योंकि लोअर कास्ट थे उनके पास पैसा नहीं था, तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते थे, अच्छे से दोनों गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इनका जब प्रॉब्लम हुआ, मतलब कि जब अपर कास्ट को कॉपी कर लिया तो इसने क्या किया, दलित का पोजीशन, वुमेन का पोजीशन, वुमेन को घट गया, वुमेन को चार दीवारी में रखने लगे, ठीक है ना। और अपर कास्ट को सही लगता है कि यार कोई मुझे कॉपी कर रहा है, इसका मतलब मैं तो सुपीरियर ही हूँ, ठीक है। और कंक्लूजन में क्या लिखा है, ग्रोथ ऑन एंटी ब्राह्मणिकर। देखो कंक्लूजन में कि बाद में क्या हुआ, एंटी ब्राह्मणिकर ग्रोथ मूवमेंट हुआ, लोगों में थोड़ा रीजनल सेल्फ कॉन्शियसनेस आया, लोगों को लगने लगा कि हाँ यार हम भी जो है वो सही है, ठीक है ना। और बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हुआ कि जिन लोगों को लगने लगा कि हम ही सही है, सेकुलर फैक्टर वगैरह पे ज़्यादा जोर देने लगे, कास्ट सिस्टम और में ज़्यादा ध्यान देने नहीं लगे, क्लियर। और डोमिनेंट कास्ट के केस में जो डोमिनेंट कास्ट है उनको तो बनना ही नहीं था, उनको वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण बनना ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। और कुछ लोग अभी पता चला है कि कुछ लोग अपने कास्ट को जो भी है उसमें अपना प्राइड फील करते हैं, ठीक है ना। और कुछ देखो हाँ, however sometimes as among the poorest and the most marginalized of the Dalit group, caste identify seem to be compensate their marginality in the their domain, obviously normal बात है, ठीक है ना। in the other word they have gained some pride or self consciousness, अपने जो भी कास्ट है भाई उस पर मैं प्राइड फील करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन ये सब डिस्कस कर लेंगे, 3 टॉपिक बचा हुआ है, और ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, 3rd चैप्टर, तो 3rd चैप्टर तो हमें करना नहीं है, तो सीधा हम उसके बाद करेंगे 4th चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4th, यहाँ से चैप्टर चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। बस आपको शेयर करना है, आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो ना करना,
कोशिश करना कितना होता है आपसे देखते हैं। और दोस्तों को ज़रूर दिखाना जिनको ज़रूरत है यार, प्लीज़। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।